Welcome to We Learn Networks. This is session number 18 of subject Economic and Social Environment. The topic that we will cover in these sessions are basic functions of money, Indian financial system, domain of public finance theory, basic concepts, India's fiscal policy and tax reforms. India's financial system has vast geographical and functional reach, capacity to mobilize savings, institutional diversity, and large trained manpower. However, over the time, the system has developed weakness due to the state of ownership, banks and insurance companies, its rapid expansion, externally induced constraints on bank profitability, an over-regulated interest rate regime and international organizational deficiencies. ये जो हमारी इंडिया की फाइनेंशियल सिस्टम है, जो भी इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम है, वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है इन इट्स जोग्राफिकल रीजन, उसके जोग्राफिकल रीजन में, और जितनी भी फंक्शनल रीचेस हैं वो सब हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसे क्रॉस करता है, और ये फैसिलिटी या कैपेसिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपनी सेविंग्स को मूव कर सकें. बहुत ही ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस फैले हुए हैं हमारी फाइनेंशियल सिस्टम में, और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड मैन पावर है हमारे पास में. तो पर जैसे जैसे सिस्टम या फिर टाइम हमारा इंक्रीज हुआ, टाइम जैसे जैसे बीतता गया, उस दौरान क्या हुआ कि जो हमारी सिस्टम की डेवलपमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई, क्योंकि हमारे पास में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ओनरशिप्स आ गई थी. कोई हमारे सेक्टर्स को बैंक ओन करती थी, या कभी कभार जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है वो ओन करती थी, और इनके रैपिड एक्सपेंशन से जो भी हमारी फाइनेंशियल सिस्टम था वो वीक होता गया. Profitability in the banking sector has been very low and some banks have become financially weak. जो प्रॉफिटेबिलिटी थी बैंकिंग सेक्टर्स में वो बहुत ही कम हो गई, और कभी कभार जो कुछ बैंक्स थे वो भी फाइनेंशियल वीक हो गए थे. The reform of banking sector has only addressed these problems partially. जब बैंकिंग सेक्टर्स में रिफॉर्म आए थे तभी इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर लिया गया था partially. It is however sought to develop the money market as well as secondary market in long term government debt. ये जो हमारी मार्केट थी या बैंक्स थे, हमने उनको एक तरीके से पर्सपेक्ट रखा कि वो लॉन्ग टर्म के बेसिस पे मनी मार्केट को या हमारी जो सेकेंडरी मार्केट है उसको ओवरकम करेगी. Public sector ownership imposes several constraints, including limitations in methods of recruitment and promotions and restrictions on salaries they can pay. ये जो हमारा पब्लिक सेक्टर ओनरशिप इम्पोज करता था बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स पे, जैसे कि वो लिमिटेशंस होती थी रिक्रूटमेंट पे कि किस तरीके से हम रिक्रूटमेंट करेंगे, या किस तरीके से हम प्रमोशन देंगे, या फिर किस तरीके से जो हमारी रिस्ट्रिक्शन है सैलरीज की या पेस की वो किस तरीके से होगी. ये सारी चीजें पब्लिक सेक्टर ओनरशिप में बहुत सारी कॉन्स्ट्रेंट्स अवेल करवाता था. Though the primary market has grown dramatically, the stock market infrastructure practices and procedures are relatively inadequate and slow. जो हमारी प्राइवेट मार्केट थी वो बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिकली ग्रो करी थी, जैसे कि हमारी स्टॉक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर उनकी जितनी भी प्रैक्टिसेस या प्रोसीजर्स होती हैं वो भी बहुत इनएडिक्वेट थी और बहुत ही ज़्यादा स्लो थी. The fundamental function of any monetary and financial system, no matter how simple or complex, is to promote efficiency in the process of exchange or trade in real goods and services. जो फंडामेंटल फंक्शन था मॉनेटरली और फाइनेंशियल सिस्टम का वो बहुत ही ज़्यादा या तो सिंपल होता था या बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता था, और इससे जो हमारी एफिशिएंसी की प्रमोशन थी वो अच्छी तरीके से हम कर पाते थे बाय एक्सचेंज ऑफ ट्रेड और गुड्स और सर्विसेज से. बेसिक फंक्शन ऑफ मनी क्या बताता था?
Not even love has made so many fools of men as the pondering over the nature of money. Means these are the wordings of W.E. Gladstone in 1984. It was the classical economist who first attempted to provide an explanation for the holding of cash balances by people, even though such cash balances yielded no returns as contrasted with other forms of assets. The classical economist claimed that money was demanded by people for their transaction needs. This is because no economic unit, firm or household enjoyed a perfect synchronization between the seasonal pattern of flow of receipt and the flow of expenditure. ये जो हमारी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ही बहुत फर्स्ट अटेम्प्ट किया कि किस तरीके से हम अपने कैश बैलेंसेस को एक्सप्लेन करें. तो ये जो कैश फ्लो था, कैश बैलेंस के लिए जो हम रिकॉर्ड रखते थे, यही आदमियों को या फिर यही हमारे को सबसे ज्यादा फूल बनाते थे और इन्हीं के पीछे हम भागते रहते थे. और इतना फूल हमें लव ने भी नहीं बनाया जितना एक किसी मनी के नेचर ने बनाया. या जैसे कि हम जितनी भी कैश बैलेंस शीट्स होती हैं उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और अगर हम एक भी एसेट का हिसाब किताब इधर से उधर कर देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. तो यही चीज V.E. ग्लैडस्टोन ने कही थी और ये सारी चीजें, ये चीज बहुत सारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट भी मानते हैं. It is these discrepancies which gives rise to balance that accumulate temporarily and are used up later when the expenditures catch up. That is, these discrepancies give rise to the need of balances to meet seasonal excesses of expenditure over receipt. ये जो discrepancies होती हैं वो बैलेंस की नीड के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है और ये जो डिस्क्रिपेंसीज होती हैं हमारी मनी टाइप ऑफ मनी के बीच में या नेचर ऑफ मनीज के बीच में, ये हमें नीड प्रोवाइड करती है कि हम एक बैलेंस शीट तैयार करें जो भी हमने एक्सपेंडिचर किया है उसके रिगार्डिंग. दिस इज प्रिसाइजली व्हाट द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इम्प्लाइज. क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इम्प्लाई करती है कि MV इक्वल्स टू PT. MV इक्वल्स PT क्या कहता है? M is quantity of money in circulation. V is the velocity of money. P is average price level of all transactions and T is physical volume of transactions. तो quantity and velocity of money is equals to average price level of transactions and physical volume of all the transactions. The idea of QTM means quantity theory money is that no rational person holds money idle, for it produces nothing and thereby yields no utility. ये जो quantity theory of money ये कहती है कि अगर हम अपने पास में पैसा डिपॉजिट करके रखेंगे तो वो किसी काम का नहीं होगा और हमारी कोई भी यूटिलिटी में हेल्प नहीं करेगा. इससे अच्छा हमें मनी को फ्लो करवाते रहना चाहिए. उस मनी में हमें सारी ट्रांजैक्शंस करनी चाहिए ताकि कुछ भी यील्डिंग हम अपने आप को प्रोवाइड कर सकें. The 4 broad functions of money may be described briefly as follows. हम मनी को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकंड इज डेरिवेटिव फंक्शंस. जो फर्स्ट ब्रॉड फंक्शन आता है वो आता है मनी एज अ यूनिट और मनी एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू. The monetary unit serves as a unit in terms of which the value of all goods and services is measured and expressed. The value of goods and services can be expressed as a price which implies the number of monetary units for which it will exchange. Money as unit of value में क्या बताया कि हम यहाँ पे money को एक यूनिट ऑफ वैल्यू की तरह देखते हैं कि मींस ये एक वैल्यू की तरह होती है मनी जो हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी आइटम के प्राइस के लिए. तो जो भी आइटम का प्राइस होता है वो एक यूनिट ऑफ वैल्यू होती है जिसे हम मनी कहते हैं.
हम मार्केट में कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, सर्विस लेने जाते हैं, तो उस गुड की या उस सर्विसेज की जो वैल्यू होती है उसे हम प्राइस कहते हैं, और ये जो प्राइस है वो एक इंप्लाई करता है मॉनेटरी यूनिट को, जिसे हम मनी कहते हैं। नेक्स्ट इज मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज जनरली रेफर्ड टू एज द जनरलाइज्ड परचेजिंग पावर और एज अ बियरर ऑफ ऑप्शंस। This function of money is served by anything which is generally accepted by people in exchange for goods and services. ये जो फंक्शन होता है मनी का वो सर्व करता है कि किस तरीके से हम जो पीपल हैं वो अपने गुड्स को एक्सचेंज करेंगे किसी भी चीज के साथ में। तो जो जब हम गुड्स खरीदने जाते हैं तो उसके अगेंस्ट जो मीडियम होता है एक्सचेंज का वो मनी रहता है। हम गुड्स खरीदते हैं और उसके रिगार्डिंग जो एक्सचेंज करते हैं वो मनी होते हैं। तो मनी एक मीडियम होता है एक्सचेंज करने का, जिसको हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स या सर्विसेज के अगेंस्ट। नॉट डेरिवेटिव फंक्शंस। मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। Modern economic system requires the existence of large volume of contracts where payments of principal and interest on debt as future payments are term of monetary units. Means कि हमारे पास में जो अभी चीज है उसके रिगार्डिंग या फिर उसको इनडायरेक्टली पेमेंट करना थ्रू मनी इज नोन एज डेफर्ड पेमेंट। लाइक हम कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए पेमेंट करते हैं या फिर फ्यूचर्स के लिए हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारे डेफर्ड पेमेंट बताते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट बताते हैं, जो कि हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। नाउ मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। द होल्डिंग ऑफ मनी इज इन फैक्ट द होल्डिंग ऑफ जनरलाइज्ड परचेजिंग पावर। द होल्डर ऑफ मनी इज अवेयर ऑफ इट्स यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस एनी टाइम। ये क्या बताता है स्टोर ऑफ वैल्यू की मीन्स जिसके पास में मनी है, जो मनी होल्ड करता है उसके पास में परचेजिंग पावर होती है, वो कुछ भी खरीद सकता है। तो ये जो होल्डर होता है मनी का वो यूनिवर्सली कहीं पर भी एक्सेप्ट किया जाता है। मीन्स जिसके पास में पैसा होता है वो कहीं पर भी कोई भी आइटम परचेज कर सकता है। ऑल्सो द वैल्यू ऑफ मनी रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन इटसेल्फ ओवर टाइम। और जो वैल्यू है मनी की वो अपने आप में कांस्टेंट रहती है टाइम टू टाइम। नाउ काइंड्स ऑफ मनी। ऑर्डिनरी मनी M may be narrowly defined as the sum of currency C and demand deposits DD of banks held by the public। ये जो ऑर्डिनरी मनी होती है उसको हम नैरो टर्म्स में डिफाइन करते हैं कोई भी करेंसी का सम। कोई भी करेंसी हम यूज कर रहे हैं उसका समीशन हमें बताता है ऑर्डिनरी मनी C। और जितने भी हम डिमांड डिपॉजिट्स करते हैं या फिर डिमांड ड्राफ्ट्स बनाते हैं जो कि पब्लिक या बैंक के पास में होती है वो मनी होती है, और इन दोनों का समीशन हमें ऑर्डिनरी मनी की वैल्यू देता है। M = C+D मीन्स जो ऑर्डिनरी मनी की वैल्यू है वो है सम ऑफ करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स होल्ड बाय बैंक और होल्ड बाय पब्लिक। Since other deposits of RBI included in measure of M are small portion, they can be regionally neglected. हालांकि RBI की जितनी भी ऑर्डिनरी मनी है वो और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है रादर देन सम ऑफ करेंसी और डिमांड डिपॉजिट्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, पर वो इतनी स्मॉल अमाउंट में होती है कि हम उन्हें निग्लेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हाई पावर्ड मनी H। High powered money may be defined as money produced by RBI and the government of India and is held by public banks। ये जितनी भी मनी होती है वो बैंक और पब्लिक के अंडर आते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में होती है। H is called reserve money by RBI। RBI के पास में जो रिजर्व मनी होती है वो रिजर्व मनी कहलाती है, और H is thereby sum of currency held by public C, cash reserves of bank R and other deposits of RBI OD। तो ये जो OD होता है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल पोर्शन में होता है, इसलिए हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, और जो हमारे पास में स्टेटमेंट आती है वो आती है H = C+R। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम।
जो हमारा इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम है वो आरबीआई पे डिपेंड करता है. The structure of Indian financial system may be summarized in the systematic representation. Broadly, the Indian financial system may be divided into organized and unorganized sectors or segments. The organized market consists of commercial banks, development banks, cooperative banks, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स ऑपरेशंस, स्टॉक मार्केट एंड एसेट्रा. जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होती है वहां पे बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि कमर्शियल बैंक्स हो गए, डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स हो गए. इन सारी चीजों को हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड मार्केट. अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ हंडीज, मनी लेंडिंग्स, चिट फंड्स एंड एसेट्रा. जो अनफाइनेंशियल मार्केट होती है, अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट होती है, वो बहुत सारी तरीके की होती है, जैसे कि हांडीज हम डालते हैं, मनी लेंडिंग्स डालते हैं, या फिर किसी भी तरीके की हम कमेटी डालते हैं. ये सारी हमारी अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं. दे ऑपरेट मेनली इन रूरल एरियाज. ये जो अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट होते हैं रूरल एरियाज में करी जाती हैं. हाउएवर इन द अर्बन एरियाज प्रिसाइज एस्टिमेट ऑफ साइज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट. हालांकि ये जो अर्बन एरियाज में भी प्रिसाइज एस्टिमेट देखा जाता है इन चीजों के लिए. It is generally expected that the relative size of unorganized money market transactions would decline over time. जैसे जैसे हम ये मानते हैं कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, ये जो ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड बैंक्स हैं, ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है हमारे, वो धीरे धीरे डिसअपियर होते जाएंगे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट और बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स आते हैं, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में हमारे मनी लेंडर्स और इंडिजिनस बैंकर्स आते हैं. नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स में आते हैं LIC, GIC, UII, या फिर प्राइवेट जितनी भी फाइनेंस कंपनीज होती हैं वो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में आती हैं, और बाकी सारी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में आती हैं. जो मनी लेंडर्स होते हैं वहां पे तीन तरीके के बैंक्स आते हैं, डेवलपमेंट बैंक, cooperative banks and commercial banks. The monetarily liabilities of RBI consist of currencies in circulation and commercial bank deposit with RBI. As against these financial assets of RBI consist of RBI credits to the government, RBI credits to the commercial bank borrowings from the RBI, and RBI credit to the development banks such as National Bank for Rural Development, National Housing Bank and net foreign exchange assets of RBI. जितने भी RBI की मॉनेटरी लायबिलिटी इंडस्ट्रीज हैं वो करेंसी सर्कुलेशन में हेल्प करती है, और कुछ कमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स भी हेल्ड रहते हैं RBI के साथ में, जैसे कि RBI क्रेडिट टू गवर्नमेंट. RBI गवर्नमेंट को जब क्रेडिट देता है तो वो इस बैंक से लेता है. RBI क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक्स, या फिर RBI क्रेडिट टू डेवलपमेंट बैंक्स, या फिर नेशनल बैंक्स, या फिर रूरल डेवलपमेंट में. तो RBI जिसको क्रेडिट देती है वो मॉनेटरी लायबिलिटीज में आते हैं, और नेट नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज में नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज आती हैं, माइनस जितने भी जो सेक्टर्स या फिर जो एसेट्स हमारे मॉनेटरी लायबिलिटीज में आते हैं वो आके बाकी सारी चीजें हमारी नॉन लायबिलिटीज में आती हैं. द रोल प्लेड बाय डेवलपमेंट बैंक्स इज ऑफ टू ब्रॉड टाइप्स. जो एक डेवलपमेंट बैंक रोल निभाता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. First is quantitative role. This is the part played by development banks as a constituent of industrial financing system in India and refers to the magnitude of funds provided by them jointly to industrial enterprises. ये जो development banks होते हैं ये एक major part play करते हैं industrial financing system का, और ये बताते हैं कि किस मैग्नीट्यूड से हमारे फंड जो है वो इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस से जॉइंटली प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं.
Qualitative role. Development banking in India has overwhelming qualitative dimensions too in terms of recent orientation towards promotional or innovative functions in their operation. जो क्वालिटी के रिस्पेक्ट में डेवलपमेंट हो रहा है डेवलपमेंट बैंक में, वो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। और इसमें जो डायमेंशंस ऐड है वो है कि जो जितनी भी रीसेंट ओरिएंटेशंस हुई हैं प्रमोशंस में या फिर जितनी भी रीसेंट डेवलपमेंट हुई हैं इनोवेटिव फंक्शंस में, ये हमारे क्वालिटेटिव रोल बताते हैं एक डेवलपमेंट बैंक के। डेवलपमेंट बैंक क्या होता है? अब डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज इन द फॉलोइंग फॉर्म। ये जो डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं वो इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल हेल्प पहुंचाते हैं। ये किसी भी पर्सनल लेवल पे लोन्स प्रोवाइड नहीं करते या पर्सनल लेवल पे डील नहीं करते। ये जो बैंक्स हैं ये फाइनेंशियली असिस्टेंस देते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं इंडस्ट्रीज को। और ये किस फॉर्म में होती है? जो फर्स्ट फॉर्म होती है इन टर्म्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, कि ये जो बैंक्स होते हैं वो इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करते हैं या एडवांस देते हैं। सब्सक्रिप्शन टू शेयर्स एंड डिबेंचर्स, शेयर्स और डिबेंचर्स में देते हैं। अंडर राइटिंग ऑफ न्यू इश्यूज, जितने भी नए इश्यूज आते हैं उनकी अंडर राइटिंग लेते हैं। एंड गारंटीज फॉर टर्म लोन्स एंड डेफर्ड पेमेंट्स, जितने भी लोन टर्म्स हैं या गारंटीज या डेफर्ड पेमेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग वर्क करते हैं। The first to form places fund directly in hands of companies as subscription to shares and debentures. Shares and debentures के accordingly ये हमारे वर्क करते हैं। और जो लास्ट दो फॉर्म्स हैं वो फैसिलिटेट करते हैं कि किस तरीके से हम उनकी फंड्स को राइज कर सकते हैं फ्रॉम अदर रिसोर्सेज। तो ये जो डेवलपमेंट बैंक होते हैं वो डील करते हैं हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक में, जैसे कि हमारा HDFC है, HDFC बैंक है वो हमारे डेवलपमेंट बैंक में आता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक IDBI बैंक जो है हमारा वो भी इसके अंदर आता है। एग्जिम बैंक इसके अंदर आता है। और एग्रीकल्चर बैंक हमारे इस डेवलपमेंट बैंक के अंदर आते हैं। ये जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक IDBI है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑल इंडिया बैंक और स्टेट लेवल बैंक। और दोबारा से ऑल इंडिया बैंक जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। Commercial banks. Commercial banks are the single most important source of institutional credit in India. ये institutional credit provide करते हैं commercial banks. Figure shows a detailed structure of commercial bank in India. There are two essential features which make a financial institution a bank. That is, first one is acceptance of checkable deposits from public and second one is lending. कि ये जो बैंक्स होते हैं कमर्शियल बैंक्स वो चेक्स जितने भी चेक्स होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं पब्लिक से, और जितने भी लैंडिंग्स होती हैं वो करते हैं। लैंडिंग्स जितना भी क्रेडिट देना होता है ये वो देते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ चेकेबल डिपॉजिट्स is the most distinctive function of its unique function. Checkable deposits have the following feature. जो हम कहते हैं चेकेबल फीचर होता है इन बैंक्स का, तो वो क्या बताते हैं? There are deposit of money and non-financial assets. यहाँ पे हम मनी को डिपॉजिट करते हैं और जितने भी एसेट्स जो नॉन फाइनेंशियली अरेंज्ड होते हैं उनको हम डिपॉजिट करते हैं, लाइक गोल्ड और सिल्वर। इसके बाद में डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेबल फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज। यहाँ पे जो पब्लिक होती है वो बहुत ही ज्यादा कैश या मनी डिपॉजिट करवाती है। डिपॉजिट्स आर रीपेबल ऑन डिमांड्स एंड विड्रॉल बाय चेक्स। और ये जो डिपॉजिट्स होती हैं, जो हम मनी डिपॉजिट करते हैं बैंक में, जब उनकी डिमांड होती है तो ये रीपेबल होते हैं, हम इन्हें वापस दे देते हैं एज, या तो हम इन्हें कैश भी दे सकते हैं या इन फॉर्म ऑफ चेक भी दे सकते हैं। तो जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। पहले जो पार्ट होता है वो होता है इंडियन बैंक्स, जो पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर्स में डिवाइडेड होता है, और दूसरा होता है फॉरेन बैंक्स लाइक स्विस बैंक्स। जो स्विस बैंक है वो हमारे फॉरेन बैंक में आता है, और जो इंडियन बैंक्स हैं जो विद इन इंडिया वर्क करते हैं उन्हें हम इंडियन बैंक कहते हैं, और दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लाइक IDBI या फिर HDFC या और पब्लिक सेक्टर बैंक्स अगेन दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, जो नेशनल लेवल पे फैले होते हैं और जो
रीजनल लेवल पे फैले होते हैं। नेशनल बैंक्स लाइक एसबीआई, पीएनबी और रूरल बैंक्स लाइक लोकल एरिया बैंक्स जो सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, लाइक स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ इलाहाबाद। तो ये सारी चीजें हमारे रीजनल बैंक में आते हैं। और नेशनल बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे हमारे कमर्शियल बैंक में आते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स, cooperative banks are so called because they have been organized under the provision of cooperative societies law of states. Under the law, cooperative societies may be organized for credit or for non-credit purposes. The cooperative banking system is much smaller than commercial banking. The major beneficiary of cooperative banks is the agriculture sector in particular and the rural sector in जनरल। ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो बेसिकली डील करते हैं एग्रीकल्चर सेक्शंस में, पर अर्बन स्टेट्स में ये नॉन एग्रीकल्चर फॉर्म्स में भी कभी कभार डील कर लेते हैं। पर जो कोऑपरेटिव बैंक्स का मेन पर्पस होता है वो एग्रीकल्चर पे होता है कि किस तरीके से जो हमारे फार्मर्स हैं उनको किस तरीके से सीड लेवल देना है या फिर किस तरीके से वो अपने टर्म्स डिपॉजिट करेंगे। जैसे कि सीजन आने के बाद में जब कोई भी फार्मर बैंक से लोन लेता है तो उस टाइम हम उसको लोन दे देते हैं विदाउट एनी क्रेडिट, और जब सीजन आता है, जब फसल कटाई का टाइम आता है, तब हमारे ये जो बैंक होता है वो उनसे रिसीविंग्स लेना चालू करता है। तो इस बेस पे डिपेंड करके जो एग्रीकल्चरल बैंक्स होते हैं या क्रेडिट्स होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट होते हैं कि मींस लैंड डेवलपमेंट के लिए जो बैंक्स होते हैं, और फिर होता है शॉर्ट या मीडियम टर्म क्रेडिट जो कि हम देते हैं फॉर ग्रोइंग सीड्स या फिर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ये सारे हमारे शॉर्ट टर्म और मिड टर्म क्रेडिट्स में आते हैं। Cash reserve ratio. Cash reserve ratio is the ratio of that is required to be maintained from time to time with the RBI by the banks against the total net demand and time liabilities. ये जो कैश रिजर्व रेशियो होता है ये वो कैश होता है जहाँ जो आरबीआई जो है वो अपने अंडर डिपॉजिट करके रखती है, और जब भी इसकी जरूरत होती है तभी इनको यूज किया जाता है। अदरवाइज हम अपने कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करके रखते हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, द पोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स लाइबिलिटीज टू मेंटेन बाय अ बैंक इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट्स। ये हमारा जो रेशियो होती है, ये जो हमारी मॉनेटरी लाइबिलिटीज होती हैं, डिपॉजिट लाइबिलिटीज होती हैं, वो एक बैंक मेंटेन करता है इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। मींस ऐसे एसेट्स जो जिनका फ्लो जो है एक लिक्विड की तरह होता है, मींस आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। ये हमारे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बताती है। इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, जितने भी इंस्टीट्यूशंस, ऑल द इंस्टीट्यूशंस मेकिंग इन्वेस्टमेंट फॉर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पसेस, कि मीन्स ये वो सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो कमर्शियली या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए डिजाइन करे जाते हैं। दीज इंक्लूड्स कमर्शियल बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग LIC, GIC, UTI एंड प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज। ये वो सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इंक्लूड करते हैं कमर्शियल बैंक्स को, डेवलपमेंट बैंक्स को, कोऑपरेटिव बैंक्स को या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी। Next is development banks, specified finance institution performing twin functions of providing medium and long term finance and for performing various proportional roles for economic development of the company. ये development banks जो होते हैं ये वो financial institute होते हैं जो help करते हैं इंडस्ट्री की डेवलपमेंट में, और इंडस्ट्रीज इन टर्न हेल्प करती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री में। Commercial banks, banks accepting deposits from the public and lending money for short-term requirement for industrial and commercial enterprises. ये जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो डील करते हैं कि किस तरीके से हम शॉर्ट टर्म बेसिस में किसी इंडस्ट्रियल की
या फिर किसी कमर्शियल एंटरप्राइजेस की लैंडिंग्स को हम दें और वो शॉर्ट टर्म पे होती हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में हम यूज करते हैं फॉर मेनली एग्रीकल्चर पर्पसेस। बैंक्स रजिस्टर्ड under the provision of Cooperative Societies Act and providing credit mainly for agriculture purposes. Public sector banks, commercial banks owned and managed by governments are known as public sector banks. Monetary policy, policy of government concerned primarily with the maintenance of stability in domestic prices and exchange rate stability. ये वो पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट की तरफ से ये पॉलिसी बनाई जाती है जो प्राइमरीली डील करती है हमारी डोमेस्टिक प्राइसेस से या फिर जितनी भी हमारी एक्सचेंज रेट है उनसे। डोमेन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, AC Pugh begins his classical volume of public finance with the following passage। जो हमारा AC Pugh है वो बहुत ही क्लासिक वॉल्यूम या क्लासिक इकोनॉमिस्ट हैं और उन्होंने एक फॉलोइंग पैसेज लिखा था पब्लिक फाइनेंस के लिए, जो था इन एवरी डेवलपमेंट सोसाइटी देयर इज सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन which may or may not represent the member of society collectively but certainly has coercive authority over them individually। पब्लिक फाइनेंस के लिए जो स्टेटमेंट दी थी AC Pugh ने वो ये थी कि कोई ना कोई ऐसी, चाहे हमारी सोसाइटी डेवलप्ड है किसी भी फॉर्म में, चाहे अनडेवलप्ड है, हर डेवलप्ड सोसाइटी में जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो अपने मेंबर्स ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करे या ना करे, वो उन सबको एक अथॉरिटी की तरह गवर्न करती है। दिस पैसेज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हाईलाइट्स द कोर्सिव नेचर ऑफ गवर्नमेंट। ये जो पैसेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्योंकि ये गवर्नमेंट के कोर्सिव नेचर को बताती है। गवर्नमेंट्स फोर्सेस पीपल टू डू थिंग्स दैट दे वुड प्रोबेबली नॉट डू अदरवाइज। गवर्नमेंट फोर्स करती है पीपल को वो काम करने के लिए जो पीपल चाहने के बाद में भी नहीं करते। ऑल्सो एंड जस्ट एज इंपॉर्टेंट, देयर इज नो गारंटी दैट द गवर्नमेंट विल एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ दोज गवर्न्ड। और ऐसा भी नहीं होता, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि गवर्नमेंट जो है उनके फेवर में वर्क करें, जो जिसको गवर्नमेंट गवर्न कर रही है उनके फेवर में वर्क करे। Thus, one reason for studying public finance is to get a better understanding of this subject, which will help us vote wisely in direct referenda and in choosing our elected representatives। जो मेन एक रीजन है इस टॉपिक को पढ़ने का वो ये है कि हम जान सके कि किस तरीके से पब्लिक फाइनेंस हेल्ड होते हैं और हम आगे जाके हम अपने जो वोट, जब वोट का टाइम आता है, जब वोट डालते हैं उस टाइम पे एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव चुने। पब्लिक फाइनेंस इज इन द स्टडी ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक अथॉरिटीज। ये जो पब्लिक फाइनेंस है वो स्टडी है कि किस तरीके से जितनी भी एक्टिविटीज है गवर्नमेंट की और पब्लिक अथॉरिटीज की फाइनेंशियली कैसे वर्क कर रही हैं। तो पब्लिक फाइनेंस पढ़ने का रीजन ये है कि जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज है गवर्नमेंट की या पब्लिक अथॉरिटी की उनको हम स्टडी करें। पब्लिक फाइनेंस लाइक इकोनॉमिक्स हैज बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव डायमेंशंस। जो पब्लिक फाइनेंस है जैसे कि इकोनॉमिक, उनका दोनों ही तरीके से इफेक्ट होते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है और नॉर्मेटिव इफेक्ट भी होता है। पॉजिटिव एनालिसिस एम करता है बिल्डिंग मॉडल्स के लिए और नॉर्मेटिव एनालिसिस प्रोवाइड करता है क्राइटेरिया कि किस तरीके से हम अपनी प्रेडिक्टिव इकोनॉमिक या फाइनेंशियल चेंजेस को डिटरमाइन करेंगे। Some basic propositions about public finance are as follows। जो basic propositions या basic terms जो हम use करते हैं public finance के लिए वो होती हैं। Public finance is that branch of economics which deals with the expenditure and revenues of the public sector। Public finance वो branch होती है इकोनॉमिक की जो डील करती है revenues और expenditures के साथ किसी भी public sector के लिए। Second one is the basic norm of public finance are universal। Public finance universal होते हैं। Fiscal defects measures the difference between government revenue and expenditure।
फिस्कल डिफिक्ट्स मेजर करते हैं जो भी गवर्नमेंट का रिवेन्यू है और गवर्नमेंट ने जितना भी एक्सपेंडिचर किया उनका डिफरेंस। एक्सेसिव फिस्कल डिफिक्ट मीन इज हार्मफुल फॉर कंपनी। जितना ज्यादा फिस्कल डिफिक्ट होगा उतनी ही ज्यादा इकोनॉमी के लिए हार्मफुल होगा। फिस्कल रिफॉर्म इज नीडेड टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंटल बजटरी एलोकेशन ऑफ बोथ रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। जो फिस्कल रिफॉर्म है वो इंप्रूव करता है एफिशिएंसी किसी भी गवर्नमेंट बजट की या फिर बोथ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर की। पब्लिक फाइनेंस थ्योरी बेसिक कंसेप्ट्स। देयर आर 3 मेजर फंक्शंस ऑफ अ फिस्कल पॉलिसी। जो हमारी फिस्कल पॉलिसी होती है उसके 3 मेजर इफेक्ट्स होते हैं, 3 मेजर फंक्शंस होते हैं। पहला, द एलोकेशन फंक्शन ऑफ बजट पॉलिसी, दैट इज द प्रोविजन फॉर सोशल गुड्स। It is a process by which the total resources are divided between private and social goods and by which the mix of social goods is chosen. जो एलोकेशन फंक्शन होता है किसी भी बजट पॉलिसी का वो बताता है कि किस तरीके से हमारे सोशल गुड्स को प्रोविजन मिली है। यह वो प्रोसेस होता है जहां पे हम देखते हैं कि किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर्स या प्राइवेट गुड्स और सोशल गुड्स डिवाइडेड है और हम किस तरीके से इन सोशल गुड्स को मिक्स करते हैं। सेकंड जो है द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ बजट पॉलिसी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन अकॉर्डेंस विद व्हाट सोसाइटी कंसिडर्स एट फेयर और जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी हम इसमें देखते हैं, फिस्कल पॉलिसी में देखते हैं, जो बताता है कि किस तरीके से हम अपनी इनकम को या किस तरीके से हम अपनी वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमंग सोसाइटी। थर्ड पॉइंट है the stabilization of budget policy, that is maintaining high employment, a reasonable degree of price stability and an appropriate rate of economic growth with due consideration of its effect on trade and balance of payment। ये बताता है स्टेबलाइजेशन फंक्शन को किसी भी बजट पॉलिसी की, जो कि होती है कि किस तरीके से हम अपनी एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन कर रहे हैं, एक प्राइस स्टेबिलिटी की डिग्री को एक रीजनेबल स्टेट पे पहुंचा रही है, किस तरीके से हम इकोनॉमिक ग्रोथ के रेट को एप्रोप्रिएट लेवल तक पहुंचाते हैं। दो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशंस इट फुल्ली कोऑर्डिनेटेड विद माइट परमिट द simultaneous achievement of various goals outlined above, in practice it is often quite difficult। ये इन पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होती है, पर फिर भी हमें इनके गोल्स को आउटलाइन करना इंपॉर्टेंट होता है। थ्योरी ऑफ सोशल गुड्स। सोशल गुड्स आखिर होते क्या है? द एलोकेशन फंक्शन ऑफ बजट पॉलिसी इज प्रोवाइडेड आर रैशनल बाय थ्योरी ऑफ सोशल गुड्स। जो एलोकेशन फंक्शन हमने फर्स्ट पॉइंट जो डिस्कस किया था बजट पॉलिसी का, वो बताता है कि किस तरीके से हम सोशल गुड्स की थ्योरी को रैशनलाइज कर सकते हैं। दिस इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक ऑफ पब्लिक सेक्टर। द मार्केट इकोनॉमी, इफ सर्टेन कंडीशंस आर मेट, enables an efficient use of resources for providing private goods। मार्केट इकोनॉमी में जितनी भी कंडीशंस हम अनेबल करते हैं, मेट करते हैं, वो बताती है एफिशिएंट यूज ऑफ एनी रिसोर्स। किसी भी रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज बताती है और प्रोवाइड करवाती है हमें प्राइवेट गुड्स। तो किस तरीके से एलोकेशन फंक्शन हेल्प करता है कि हम किस तरीके से अपनी गुड्स को एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, वो हमारे सोशल गुड्स में आते हैं। अ गुड टैक्स स्ट्रक्चर हैज फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। जो हम टैक्स पे करते हैं उसका एक अच्छा स्ट्रक्चर होना चाहिए, और एक अच्छा स्ट्रक्चर होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। टैक्स बर्डन मस्ट बी इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सिटीजन्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमने टैक्स पॉलिसीज निकाली है वो एक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के लिए या एक ग्रुप ऑफ सिटीजन्स के लिए बहुत ही ज्यादा हैवी हो रही है और दूसरे ग्रुप के लिए वो बहुत ही ज्यादा लाइट है। तो हमें टैक्स बर्डन इक्वली रखना चाहिए सिटीजन्स पे। ईच शुड पे हिज और हर फेयर शेयर। एक्सेसिव टैक्स बर्डन शुड बी अवॉइडेड। ज्यादा टैक्स बर्डन अवॉइड करना चाहिए। द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस शुड बी केप्ट एट द लोएस्ट पॉसिबल लेवल। जो एडमिनिस्ट्रेशन या कंप्लायंस का कॉस्ट है उसे भी हमें लोएस्ट पॉसिबल लेवल पे रखना चाहिए।
The tax structure should facilitate the objective of fiscal policy of stabilization and growth. जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसे जो हमारा ऑब्जेक्टिव था फिस्कल पॉलिसी का स्टेबलाइजेशन ऑफ और ग्रोथ का उसे फैसिलिटेट करना चाहिए. और फिफ्थ, where tax policies are used to achieve other objectives such as encourage investment in certain sectors of economy, interference with the equity of system should be minimum. ऐसी टैक्स पॉलिसीज जहां पे हम चाहते हैं कि बाकी के फैक्टर्स भी अचीव करें, बाकी के ऑब्जेक्टिव्स भी हम अचीव करें, वहां पे ये जो टैक्स पॉलिसीज हैं उनकी इक्विटी और भी कम होनी चाहिए. इंडिया फिस्कल पॉलिसी कि इंडिया की फिस्कल पॉलिसी जो हमने 4 ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए थे वो कैसे हम वर्क करवाते हैं. द नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव फिस्कल रिफॉर्म्स इन इंडिया वाज अपेरेंट ड्यूरिंग द लेट 90s as there was rapid deterioration in government finances. गवर्नमेंट फाइनेंसिस के लिए उनके रेट बहुत ही ज्यादा रहते हैं. During this period, the expenditure of central government rose much faster than its revenue, leading to a steep rise in the center's fiscal deficit to GDP ratio. इस पीरियड के दौरान जब गवर्नमेंट की डेटोरेशन टाइम आया था उस पीरियड में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर थे वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होने लग गए थे रादर देन इट्स रिवेन्यूज. तो हमने एक स्टीप राइज देखा था फिस्कल डिफिक्ट्स के बीच में और जीडीपी रेशियो के बीच में. फिस्कल रिफॉर्म्स इन इंडिया, पॉलिसी मेजर्स एंड डेवलपमेंट. बहुत ही सारे फिस्कल रिफॉर्म्स हुए थे इंडिया में और इसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, पॉलिसी मेजर्स में और डेवलपमेंट में. फिस्कल रिफॉर्म्स स्टेट पे डिपेंड करते थे, इंटर आलिया नेसेसिटेड बाय ग्रोइंग फिस्कल इम्बैलेंसेस एंड स्लगिशनेस इन सेंट्रल ट्रांसफर्स रिजल्टिंग फ्रॉम फॉलिंग टैक्स टू जीडीपी रेशियोज. Introduction of reforms, linked assistance as a part of medium-term fiscal reform programs on the basis of recommendation of 11th Financial Commission and adjustment programs undertaken in some of the state which was linked to borrowing from multilateral agencies. हमें reform link assistance को और mid-term fiscal reforms को ग्रुप करना स्टार्ट करना पड़ेगा, इनको लिंक करना स्टार्ट करना पड़ेगा और इनके इंट्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और इसकी रिकमेंडेशन 11th फाइनेंशियल कमीशन ने करी थी कि किस तरीके से हम अपनी बोरिंग्स और मल्टीलेटरल एजेंसीज को लिंक कर सकते हैं. टैक्स रिफॉर्म्स. In formulating its recommendation, the Tax Reform Committee headed by R.J. Chelia enumerated the following goals which form the blueprint of tax reforms. जो मेन टैक्स रिफॉर्म्स आया था वो आरजे चेलिया की वजह से आया था. टैक्स रिफॉर्म कमेटी ने इसे 1948 में इंट्रोड्यूस किया था और ये जो टैक्स रिफॉर्म्स थे वो इंडक्ट करते थे रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ ऑल मेजर टैक्सेस. जितने भी टैक्सेस हम यूज करते हैं उनमें मेजर रिडक्शन आना चाहिए, वेदर इट्स कस्टम टैक्स और इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी. सेकेंड वन इज widening of basis of all taxes by removing or culturing exemptions and concessions drastically, simplification of law and procedures. कि किस तरीके से हम जितने भी हमारे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ टैक्सेस हैं उनको किस तरीके से रिमूव करें और उनमें कंसेशन प्रोवाइड करें. रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्सेस ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड ट्रेड बाय वैल्यू एडेड टैक्स. कि किस तरीके से इनके रिप्लेसमेंट हम लेके आए, जो भी हम टैक्स यूज कर रहे हैं जैसे कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन टैक्स हम यूज कर रहे हैं या फिर वैट हम यूज कर रहे हैं, इनके रिगार्डिंग किस तरीके से रिप्लेसमेंट लेके आए. थ्रू आउट रिवैम्पिंग एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी देयर. Rationalization attempted has widened the tax basis and improved the tax revenue substantially during year 2003 and 4. जब हमने रैशनलाइजेशन अटेम्प्ट करी तो टैक्स रिवेन्यूज में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट देखा ड्यूरिंग ईयर ऑफ 2003 to 2004. द करंट थिंकिंग इज वाइडन द सर्विस टैक्स इन द इनडायरेक्ट टैक्स पोर्टफोलियो टू मेक अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द रेवेन्यू स्ट्रीम. और एक नई थिंकिंग भी हमने यूज करनी चालू करी, सर्विस टैक्स, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स पोर्टफोलियो में बहुत ही एक्सटेंड कंट्रीब्यूशन देता है हमारी रेवेन्यू स्ट्रीम में. Do it yourself. These are the questions that you have to do by yourself. First one is, why is the study of public finance
crucial to the understanding of an economy. And second one is, what are the components of Reserve Bank money? Explain each briefly. Thank you and have a nice day.